हे गाइस, डेविल हियर। आज मैं एक ऐसी फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी कहानी से तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि असली शैतान कौन है। वो जो पूरे फिल्म में हमें शैतान लगता है या फिर वो जो हमें हीरो लगता है। ओके, तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि एक इंसान जंगल में मरे हुए चूहे को उठाकर ले जा रहा होता है। इस सीन को तुम याद रखना, ये लास्ट में काम आएगा। और तो अगले सीन में कबीर और उसका बेटा ध्रुव अपनी बेटी जानवी को उसके कॉलेज से लेने आते हैं। घर आते हुए जानवी कहती है कि उन्हें अपने फार्म हाउस वाली ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि वो अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाने वाली है। और कबीर लद्दाख ट्रिप के लिए मना कर देता है, पर घर आने के बाद जानवी उसे मना ही लेती है। लेकिन लद्दाख ट्रिप से पहले कबीर, उसकी पत्नी ज्योति, उसका बेटा ध्रुव और उसकी बेटी जानवी चारों मिलकर फैमिली ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पे वो एक ढाबे पर रुकते हैं, जहाँ उन्हें वनराज नाम का एक आदमी मिलता है। दरअसल 20 रुपए का छुट्टा न होने की वजह से कबीर को 2 कप चाय नहीं मिल पाती, तो वनराज अपने साथ साथ कबीर और उसकी पत्नी ज्योति की भी चाय खरीदता है। और बातों ही बातों में वनराज जानवी को अपने पास का लड्डू खिला देता है, जिसे खाते ही उसे अजीब सा महसूस होता है, मानो सारी दुनिया उसके दूर जा रही हो। उसके बाद वनराज जानवी को पनीर पराठा खाने को कहता है और जानवी चुपचाप खाने लगती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि अभी कुछ ही देर पहले जानवी ये पनीर पराठा खाने से साफ मना कर रही थी क्योंकि वो डाइट पर थे। उसे इस तरह से पराठा खाता देख उसके माँ बाप कबीर और ज्योति उसे हैरानी से देखते हैं, पर वनराज बड़ी चालाकी से उनका ध्यान अपनी ओर खींचता है। जानवी अपने साथ ये सब होता हुआ देख बहुत घबरा जाती है और भागकर गाड़ी में जाती है। तभी वनराज उसके पास आता है, उसे एक बिस्किट का पैकेट देकर कहता है, फार्म हाउस जाते ही इसे खा लेना। ज्योति के पूछने पर जानवी झूठ बोलती है कि वनराज सिर्फ उसे बाय कहने आया था। अब फार्म हाउस पहुंचते ही बाकी सब अंदर जाते हैं, पर जानवी गाड़ी में ही वनराज का दिया हुआ बिस्किट का पैकेट खा लेती है। फार्म हाउस के अंदर आने के बाद वो सभी स्विमिंग पूल में नहाते हैं, लेकिन ज्योति का फोन गीला हो जाने की वजह से वो उसे चावल के डिब्बे में रख कर छत पर जाती है, तो उसे वनराज गेट पर नजर आता है। उसे देखते ही वो कबीर को जाकर बताती है। दोनों वनराज को देखकर काफी शॉक्ड होते हैं, लेकिन जानवी कुछ अजीब से रिएक्शन दे रही होती है। वनराज भी घर में जाने से पहले ये कंफर्म करता है कि वो बिस्किट का पैकेट जानवी ने खा लिया है। घर में आने के बाद वो कबीर से कहता है कि उसके फोन की बैटरी डेड है और उसे अपनी बेटी को कॉल करना है, और जानवी भी उसे सपोर्ट कर रही होती है। अब ज्योति जानवी को ऊपर जाकर कपड़े बदलने को कहती है, पर जानवी नहीं सुनती। हालांकि इस बात पर कबीर और ज्योति का ध्यान नहीं होता, लेकिन जानवी वनराज के पास जाती है और जब वो उसे कपड़े बदल के नीचे आने को कहता है तब वो तुरंत मान जाती है। इधर ज्योति कबीर को उसे अभी घर के बाहर निकालने को कहती है। वो दोनों जब इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, इधर नीचे जानवी अपनी कई सारी पर्सनल बातें वनराज को बता देती है, जैसे उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो दोनों लद्दाख ट्रिप पर भी जाने वाले हैं। इस बातचीत के बीच में ध्रुव, जो जानवी का छोटा भाई है, बीच में घुसकर उसे खेलने को बुलाता है। वनराज पहले तो उसे प्यार से समझाता है, लेकिन वो दूसरी बार जानवी से कहता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो खेलने के लायक ही ना रहे, और वो सच में इतनी जोर से झूला झूलती है कि ध्रुव की हालत खराब हो जाती है। ज्योति और कबीर उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर वो तब तक नहीं रुकती जब तक वनराज नहीं कहता। घर में आने के बाद वनराज ज्योति और कबीर दोनों को ये दिखाता है कि कैसे जानवी उसकी हर बात मानती है। वो जानवी से अपने बॉयफ्रेंड को फोन करवा के ब्रेकअप करवाता है। ये सब देखकर कबीर उसे बाहर जाने को कहता है, पर वनराज कहता है वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए। इस बात पर चिढ़कर कबीर उसे खींच के बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वनराज के कहने पर जानवी अपने बाप को रोकती है और वनराज वापस घर में आ जाता है। अपने बाप को रोकने के लिए जानवी उसे धक्का भी देती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये देखकर किसी भी माँ बाप की फटके हाथ में आ जाएगी कि उनकी बेटी किसी और का सुन रही है, और सेम ज्योति और कबीर की भी फट जाती है क्योंकि उनकी बेटी अचानक से किसी अनजान इंसान की सारी बातें मान रही थी। पूछने पर वनराज बताता है कि उसने ब्लैक मैजिक के थ्रू जानवी को अपने वश में किया है। वो उसका डेमो भी दिखाता है, जहाँ वो जानवी से जैसा कहता है वो वैसा ही करती है। एक्चुअली में ये सब उस लड्डू की वजह से हुआ था, और पनीर पराठा बिस्किट का पैकेट इनको जानवी को खाने का कहकर वनराज चेक कर रहा था कि वशीकरण ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। अब ये जानने के बाद ज्योति और कबीर उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वनराज सबसे पहले उन्हें बाहर कांटेक्ट के सारे जरिए मिटाने को कहता है, जैसे स्मार्टफोन या फिर टेलीफोन हो गया।
और उसके बाद वो जानवी को चाय पत्ती खाने को कहता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में जानवी ने उसे चाय पसंद नहीं कहा था। ये होने के बाद वो ज्योति और कबीर से कहता है कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, इसलिए आप उसे हमेशा के लिए मुझे दान कर दो। ऑब्वियसली वो ना कहते हैं। तभी वनराज गुस्से में जानवी को लात मारता है और कबीर उसे मारने लगता है। उसे रोकने के लिए वनराज जानवी से कहता है अपने भाई का सिर फोड़ दो, और जानवी अभी अभी नीचे आए ध्रुव का सिर फोड़ देती है। और तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। दरअसल ज्योति ने जो इस सीन में अपना फोन चावल के डब्बे में रखा था, उसने पुलिस को हेल्प के लिए काफी कॉल लगाए थे, पर हरामी वनराज जानवी को ओपन गैस पर माचिस के साथ बिठा देता है ताकि सब कुछ छुपा रहे। तो ज्योति ये कहकर पुलिस को वापस भेजती है कि ध्रुव ने शरारत में उनको कॉल किया था, लेकिन इस गलती के लिए वनराज जानवी के मुंह से खून निकलने तक अपने आप को थप्पड़ मरवाता है और उसके बाद उसे 1 घंटा म्यूजिक पर नचवाता है, जिससे वह बहुत थक जाती है। दूसरी तरफ इधर कबीर ध्रुव के पास होता है। वनराज ज्योति को भी ऊपर जाने को कहता है, तो 10 गिनने से पहले ना जाने पर जानवी को अपनी माँ का गला काटने को कहता है और मजबूरी में ज्योति को ऊपर जाना ही पड़ता है। अब वनराज सो जाता है और जानवी से कहता है कि जो भी उसके पास आए उसे चाकू मार देना। हालांकि कबीर उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर जानवी उसे रोकने के लिए पैंट में ही सू कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसका बाप उसके पास आए तो ना चाहते हुए भी जानवी को उसे मारना पड़ेगा। कबीर वापस जाकर ये सब अपनी पत्नी को बताता है, तो ज्योति फटाक से नीचे आती है। वो वनराज से जानवी को वॉशरूम ले जाने की परमिशन मांगती है, पर वो जानवी के कपड़े जगह पर ही बदलवाता है। इससे गुस्सा होकर ज्योति वनराज पर हमला कर देती है। जानवी ज्योति को रोकने की कोशिश कर रही होती है। ये सब चल ही होता है कि इधर से कबीर खिड़की से बाहर आता है। वो आकर जानवी को बांध देता है और वनराज का गला दबा के कहता है मेरी बेटी को आजाद कर। तभी वनराज जानवी को मरने तक हंसने की आदेश देता है, जिसकी वजह से कबीर को उसे फिर से छोड़ना ही पड़ता है। छूटने के बाद वो कहता है कि अगर मैं मर गया ना, तो जो मैंने आखिर में बोला वही करते करते तुम्हारी बेटी मर जाएगी। आगे वो जानवी से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम पहले की तरह मुस्कुराओ, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूं। आगे वो कहता है मैं ऐसा करूंगा अगर तुम जानवी को मुझे दान कर दो। उन दोनों के ना कहने पर वनराज जानवी को अपने भाई ध्रुव को मारने को कह देता है। जानवी ध्रुव को मारने वाली होती है, पर तभी ज्योति और कबीर उसे पकड़ के स्टोर रूम ले जाते हैं, पर जानवी बड़े ही चालाकी से उन्हें ही स्टोर रूम में बंद कर देती है और फिर ध्रुव को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे ध्रुव छत पर मिलता है, तो वो छत का दरवाजा तोड़ के उसे मारने जाती है। कबीर उसे रोकने जाता है तो उसके हाथ पे चाकू मार देती है और ध्रुव को छत से नीचे फेंक देती है। फॉर्चुनेटली वो बच तो जाता है, पर अब वो दोनों अपनी बेटी वनराज को देने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि वरना जानवी ध्रुव को मार कर ही दम लेगी। तो वनराज की जानवी को ले जाने के बाद कबीर अपनी पत्नी ज्योति को अपने बेटी के साथ हॉस्पिटल भेजता है और खुद अपने चाकू लगे हाथ पे रुमाल बांधकर साइकिल से अपने नौकर श्याम के पास जाता है। दरअसल इस सीन में लड़ाई के दौरान जब कबीर खिड़की से आया था, तो उसने वनराज के मोबाइल में चुपके से एक लिंक भेजा था, जिसकी वजह से वो अपने नौकर श्याम के मोबाइल से वनराज की लाइव लोकेशन ढूंढ सके। तो अब वो लाइव लोकेशन के हिसाब से वनराज के पीछे जाता है। इधर दूसरी तरफ वनराज जानवी को लेकर अपने अड्डे पर जाता है, पर हैरानी की बात तो ये है कि वहाँ पहले से ही जानवी जैसी सैकड़ों लड़कियां होती है, जिनको लेकर आज वो कुछ बड़ा करने वाला होता है। दरअसल जो रात है वो उम्र की रात है, जो 1000 सालों में एक बार आती है, और इस रात में एक यज्ञ करके वनराज इन सभी लड़कियों की आहुति देने वाला है, यानी इस आग में उन्हें जलाने वाला है, ताकि आज के बाद उसे किसी को अपने वश में करने के लिए किसी पेड़े या फिर लड्डू की जरूरत ही ना रहे। इस यज्ञ के बाद वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि दुनिया के किसी भी इंसान को बस आंखों में देखकर अपने वश में कर लेगा। और जैसे ही वो लाल गुड़िया आग में डालेगा, ये सारी लड़कियां भी आग में कूद जाएगी। खैर कबीर वहाँ पहुँच तो जाता है, पर वनराज के लोग उसे पकड़ लेते हैं और वनराज उसे बताता है कि अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो ये लड़कियां उसे कच्चा नोच के खा जाएंगी। तो घायल कबीर उसके पैर के नीचे पड़ा होता है। अब जब वनराज आखिरी यानी लाल गुड़िया डालने ही वाला होता है, तभी कबीर उसके पाँव पर आग वाली लकड़ी मारता है और जैसे वो चिल्लाते हुए नीचे झुककर जुबान बाहर निकालता है, कबीर उसकी जुबान काट लेता है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता, यानी कि वो लड़कियों को कोई आदेश नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी लड़कियां वनराज के पिछले ऑर्डर के मुताबिक कबीर को खाने जाती है। तब कबीर एक टेप रिकॉर्डिंग लगाता है, जिसमें वनराज ये कह रहा होता है, तुम पहले की तरह मुस्कुराओ,
पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इसे सुनते ही लड़कियां ठीक हो जाती है। ये रिकॉर्डिंग कबीर ने इस सीन में की थी जब वनराज ने ये सब कहा था। और सच कहूं तो वनराज का जाल इतना ज्यादा तगड़ा था कि उसे तोड़ने का कोई और तरीका था ही नहीं। अगर कबीर से थोड़ी सी भी गलती हो जाती तो वनराज जीत जाता। अब अगले सीन में कबीर की सारी फैमिली हमें अस्पताल में दिखती है, जहां इंस्पेक्टर आकर उसे बताती है कि जानवी के साथ उन्हें 108 लड़कियां मिली जिन्हें पुलिस कई सालों से ढूंढ रही थी। हालांकि वो आदमी अभी तक नहीं मिला। अगला सीन हमें इस घटना के 1 साल बाद का दिखाया जाता है। ये वही शुरुआत का सीन है जहाँ एक इंसान मरा हुआ चूहा लेकर जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि कबीर खुद है। कबीर ने 1 साल से वनराज को काल कोठरी में बंद करके रखा है, हथकड़ियों से बांधकर, और उसे खाने के लिए सिर्फ चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा देता है। चाय पत्ती तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वनराज ने उसकी बेटी जानवी को चाय पत्ती खिलाई थी। वहीं पे कबीर अच्छा खाना उसके आंखों के सामने रखता है पर उसे देता नहीं। कबीर उसे कहता है कि ये तेरा नर्क है और मैं तेरा शैतान। वनराज की हालत बहुत खराब होती है। अब कबीर सही कर रहा है या गलत? अगर ये सवाल तुम्हारे दिल में है तो मैं तुमसे कहूंगा कभी कभी चीजें सही और गलत से परे होती है। वो बस होती है, ना सही ना गलत।